हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में सॉल्व करा रहे हैं आप लोगों को अंकित भाटी सर की शशि जीडी स्पेशल मैथ की बुक जो है उसको सॉल्व करा रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है जिसमें हम परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। 1 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। अब हम सॉल्व कराएंगे 36 से लेकर के, देखिए जहाँ तक भी हो पाएगा कोशिश करेंगे कि 36 से लेकर के हम टोटल आपका 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दें। तो आइए शुरू करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। आपको ये बताना है कि 84,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा गया है, उसका 10% मूल्य जो है प्रति वर्ष कम हो रहा है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि 84,000 मतलब खरीदा कितने गया है, सीपी मतलब कास्ट प्राइस इसका कितना दिया है, ये दिया है आपका 84,000। कितना दिया है, 84,000। अब कह रहा है कि 10% प्रति वर्ष इसका मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। अब देखिए कह रहा है कि प्रति वर्ष 10% कम होता है, यानी पहला अगर 10 रहा होगा तो अगले साल ये कितने का हो जाएगा, 10 का रहा होगा, 1 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 रुपये का। ठीक, लेकिन कह रहा है कि फिर अगले साल, उसके 1 साल के बाद फिर अगले साल, तो देखिए 10 रहा होगा, फिर अगले साल कितना हो गया होगा, 9। तो अब इसको हम देखिए यहाँ पे रेशियो बराबर नहीं है, क्योंकि ये भी दूसरे साल मतलब पहले साल तो 10 रहा, फिर दूसरे साल क्या हो गया, 9 हो गया, फिर दूसरे साल इसको 9 ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू से क्या, 10। इसको हम करेंगे बराबर। बराबर करने के लिए यहाँ 10 से गुणा करेंगे और यहाँ करेंगे 9 से गुणा। अब देखिए ये हमारा हो गया 90, और यहाँ पे अगर हमने 10 से गुणा किया तो यहाँ भी 10 से गुणा करना होगा, तो कर दिए। यहाँ पे अगर 9 से गुणा किए तो यहाँ भी 9 से गुणा करना होगा। अब इस तरह से हमारा क्या बन गया, 100 रुपये की वस्तु थी, मतलब स्कूटर अगर मान लिया कि 100 रुपये का, यानी 100 रेशियो के, ये जो है इसका सीपी क्या था, 100 रुपये, और ये बिका कितना 2 साल के बाद, इसका मूल्य कितना हो गया, 81 रुपये। अब हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 साल के बाद इसकी हानि हुई, तो हानि कितने की हुई ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 2 साल के बाद इसका मूल्य क्या होगा। तो हमारा देखिए यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिया गया है, 84,000 रुपये, लेकिन हमने रेशियो में क्या मान निकाला, 100 रुपये। तो हम तुलना कर लेंगे कि 100 रुपये किसके बराबर होगा, 84,000। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि 2 साल बाद 81 रेशियो हो रहा है, तो 81 रेशियो का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 81 गुणे 840। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे 81 गुणे 40, तो आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए 81 गुणे 840 जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 680 40, 680 40 ये बनेगा आपका। देखिए अभी इतना ये रेशियो बराबर बराबर करने के बजाय हम यहाँ पे एक टेक्निक, मतलब टेक्निक क्या, सीधे सीधे देखिए हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम जब 10 से 9 किए हैं तो यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ 10 से किए तो यहाँ भी करना पड़ा। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि जब 2 साल की बात आती है, 2 साल की बात आती है कि प्रतिवर्ष इस समान रेशियो से आपका जो बढ़ता घटता है, या फिर कुछ भी परसेंटेज से होता कि पहले साल इतना घटा या बढ़ा, दूसरे साल इतना हुआ, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 10% उसका रेट घट रहा है तो 10 से 9, फिर आगे भी हम क्या करते हैं, अगले साल भी 10% घट रहा है तो 10 से 9। अब इसको हम क्या करते हैं, 10 दही हमें 100, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 दही हम 100, 9 9 81। अब डायरेक्ट हम इससे तुलना कर लेते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं होती। आगे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, डायरेक्ट ये परसेंटेज लिखते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 5% का लाभ हो रहा है तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद से मान लीजिए 5% का घाटा हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू में 5% का लॉस यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद सभी को आखिरी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, उसके बाद हम रेशियो से तुलना करके मान निकालेंगे। इस तरह से हम करेंगे प्रश्नों को सॉल्व। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 37 नंबर के प्रश्न पे। 37 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या 3 लाख थी। तो क्या कह रहा है, 3 वर्ष पहले बेंगलोर की जनसंख्या क्या थी, 3 लाख। यदि यह संख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% की दर से बढ़ती है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले कितने थी, तो ये थी आपकी 3 लाख, लेकिन क्या हुआ, अगले साल 2% बढ़ी, उसके अगले साल 5%, और उसके साथ उसके जो अगले साल है वो 4% की बढ़ती है। तो वर्तमान में कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो पहले 3 वर्ष पहले में कुछ भी रही होगी, लेकिन अगले साल क्या कितना बढ़ती है, तो आपका यहाँ परसेंटेज दिया गया है कि वो बढ़ जाती है 2%। तो 2% का पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा,
आपका 1/50 हो जाएगा। कितना होगा? 1/50। यहाँ हम सबका पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिख देते हैं। 2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आपका होगा 1/50, फिर 3% है तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ये आपका हो जाएगा, देखिए 3 हम क्या करेंगे, सॉरी अगला आपका 5%, सॉरी ये 5% है तो 5 का तो हमें पता ही है कि 1/20 होता है, तो इसको 1/20। फिर अगला हमारा 4% है तो 4% का होता है 1/25, 1/25। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया कि अगर क्रमिक रूप से बढ़ती है, जैसे मान लीजिए 2% बढ़ी, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू है 1/50, तो पहले 50 रही होगी, फिर अगले साल कितने बढ़ोतरी हुई? 1 की, यानी पहले 50 रही होगी, फिर अगले साल 1 बढ़ गई तो कितना हो गई? 51 जनसंख्या। इस तरह से लिख से चलेंगे। फिर उसके अगले साल अगर 20 रही होगी, 1 बढ़ गई तो कितना हो जाएगी? 21। तो 20 रही होगी, 1 बढ़ गई, कितना हो गई? 21। फिर इसी तरह से उसके अगले साल 25 रही होगी, लेकिन 1 की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गई? 26। तो यहाँ हम लिखेंगे 25 गुणे 26। अब देखिए इसका इसमें इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन तीनों का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर इसका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपका हो जाएगा टोटल 25,000। देखिए 25 दूना 50, और मतलब 25 दूना 50 500, और 500 में 50 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? 25,000। और इन तीनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27,846। कितना हो जाएगा? 27,846। इसको आप गुणा करना पड़ेगा, ये इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। या तो आप 100 मान के लगाएंगे तब भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा, तो आप कोशिश यही करें कि रेशियो से ही सॉल्व कर लें, इसका गुणा कर लें तीनों का आप। अब देखिए, अब हमारा प्रश्न में कह रहा है कि ये 3 साल पहले कितनी थी जनसंख्या, यहाँ हमने निकाली है 25,000, लेकिन ये जो मान हमने निकाला है ये है रेशियो में। अब इसको रेशियो के मान को हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू से तुलना करेंगे। तो 25,000 तो थी रेशियो में, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है कि ये कितनी थी? 3 लाख थी। कितनी थी? 3 लाख। 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 3 लाख। तो हम एक रेशियो का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपका कट जाएगा, और ये 25 से कटेगा 4 बार में, मतलब डबल जीरो। 25 चौका 100, 4 3 12, यानी एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। अब अगर एक रेशियो का मान आ गया 12, तो हमें निकालना कितना है? 27,846। यही तो वर्तमान जनसंख्या है। ये 3 वर्ष पहले की है रेशियो में, ये वर्तमान की है रेशियो में, और एक रेशियो का मान है 12, तो इतने का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे 27,846 में हम 12 से कर देंगे गुणा। तो आइए देख लेते करके। तो देखिए यहाँ 12 से हम अगर गुणा करें तो 27,846 गुणे 12, तो देखिए 12 छक 72, यहाँ 2 हो जाएगा, 12 छक 72, यहाँ 2 बचा 7, 12 चौक 48, और 7 55, 5 हो गया। उसके बाद 12 बटे 96, और 12 चौक 48, ये आपका 855 हो गया। अब 12 बटे 96 5, 101, और 101 यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर बचा हमारा 10, फिर 12 सत्ते 84, 10 94 को 4, फिर 9 बचा, और 12 दूना 24, 24 9 33। तो ये आपका बन गया 33, 41, 52। ये जनसंख्या वर्तमान की हो गई। कितना हो जाएगा टोटल, अगर ऐसे देखें तो 3,34,152 जनसंख्या हो गई। तो इस तरह से करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, 38 नंबर के प्रश्न पे। सेम यही प्रश्न है। देखिए 38 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले एक फ्लैट का मूल्य जो था ये था आपका 65 लाख। देखिए 65 लाख दिया है, 65 के आगे 5 जीरो यानी 65 लाख। इसका मूल्य पहले दूसरे और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर क्रमशः 5%, 4% और 3% की दर से ह्रासित होता है, मतलब लॉस होता है, यानी घटता है। इसका मान क्या होता है? 5%, 4% और 3% हर वर्ष घट जाता है। उसके बाद फ्लैट का वर्तमान मूल्य, यानी 3 वर्ष पहले 65 लाख का था, तो अब वर्तमान में इसका मूल्य क्या होगा? इसको निकालने के लिए क्या, देखिए प्रतिशत में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत का जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 5% का 1/20, और 4% का होता है 1/25, और 3% का होता है 3/100 कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा 5%, पहले वर्ष क्या 5% इसका मूल्य ह्रास होता है, यानी पहले 20 रहा होगा, 20 रहा होगा अगर, तो 1 की कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 20 से हो जाएगा आपका 19,
पहले मूल्य रहा होगा 20, फिर एक घटा 19 हो गया, कोई बात नहीं। फिर अगले वर्ष कितना घट रहा है, ये घट रहा है आपका 4%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, तो 25 पहले रहा होगा और एक की कमी होगी तो कितने का हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए 3% उसके अगले साल घटता है, तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/100, तो पहले रहा होगा 100, अगले साल कितना हो जाएगा, 97 का। 3 की कमी होगी तो ये हो जाएगा 97 का। ये बना हमारा रेशियो। अब देखेंगे कि हम तीनों वर्ष का इसका मूल्य मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना होगा। तो इसका हम अगर गुणा कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा 50,000। इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका कितना, 50,000 आ जाएगा। तो इसको हम 50,000 कर देते हैं। फिर इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 44,232। कितना आ जाएगा, सॉरी 44,232, ये आ गया 44,232। अब हमें देखिए पता है कि 3 साल पहले इसका मूल्य कितना था। ये तो हमारा आ गया 50,000 रेशियो में, लेकिन कितना था ये रेशियो में, 5 जो 50,000 है इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 65 लाख। तो हम 65 लाख से कर लेंगे तुलना, 65 लाख से कर देंगे क्या, इसका तुलना। तो हमें एक रेशियो का मान पता चल जाएगा। एक रेशियो का मान पता चल गया तो इसमें एक रेशियो के मान से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्तमान जो है इसका मूल्य पता चल जाएगा। तो ये देखिए 4 जीरो से आपका ये 4 जीरो कट जाएगा और ये 5 से एक रेशियो में काटेंगे 5 से, और ये बचे 13 यानी 130। एक रेशियो का मान क्या आ गया हमारा, 130 आ गया। अभी इस 130 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, 130 का कर देंगे गुणा। जब 130 का कर देंगे गुणा तो 130 का गुणा करने के बाद ये आपका आ जाएगा 57,50,160। क्या आ जाएगा, 57,50,160। ये आपका बन जाएगा सही जवाब। गुणा कर लीजिएगा, बहुत कठिन गुणा नहीं है, ये आपसे हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 39 नंबर के प्रश्न पे। 39 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य जो है, एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मतलब क्या होता है, घटता है। 10% मूल्य हर वर्ष घटता है। मशीन की जो है वर्तमान कीमत क्या है, ये आपका दिया है 2,50,000। कितनी वर्तमान कीमत है, 2,50,000। तो 2 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में ये 2.5 लाख का है यानी 2,50,000 का है, लेकिन प्रतिवर्ष इसका मूल्य क्या होता है, 10% घट जाता है। तो वर्तमान में इसका मूल्य हमें बताना है। तो प्रतिवर्ष कितना घट रहा है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। यानी अगर उसका मूल्य 10 रहा होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा, 9। फिर मान लेते हैं कि अगले साल 10 रहा होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा, 9। अब हम इसको क्या करते हैं, आपस में कर देते हैं गुणा। यानी ये 10 का गुणा करेंगे 100 और इसका 9 का गुणा आपस में करेंगे तो ये 81 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका वर्तमान कीमत क्या है, 2,50,000 है। यानी ये वर्तमान मूल्य है और ये 2 साल बाद का मूल्य है, ये ध्यान रखिएगा। तो 100 का मान हमारा एग्जैक्ट क्या दिया गया है, 100 रेशियो बराबर ये दिया है 2,50,000। 2,50,000। अब हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो ये 100 से 00 कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान क्या आ गया, 2500। अगर एक रेशियो का मान 25 आ गया तो हमें निकालना किसका है, 81 रेशियो का। तो 81 का गुणा कर देंगे 2500 से, यानी 81 गुणे आप कर देंगे 2500। अगर 2500 से 81 में गुणा कर देंगे तो आपका सही जवाब क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2,02,500। 2,02,500 क्या आ जाएगा, 2,02,500। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। यानी इसका 2 साल बाद मूल्य क्या होगा, 2,02,500। पहले कितना था आपका, 2.5 लाख था, लेकिन ये घट के कितना हो गया, 2,02,500 हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 40 नंबर का। 40 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11,600 वोट मिले, 628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत वोट मिला, ये आपको बताना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत जो है मत मिले। तो देखिए 3 उम्मीदवार हैं, एक पा रहा है 1148 वोट, दूसरा पा रहा है 7624 और तीसरा पा रहा है 11,628। तो जाहिर सी बात है तो तीसरा उम्मीदवार क्या होगा, जीतेगा। और तीसरा उम्मीदवार जीत रहा है तो वोट कितना पा रहा है, 11,628 वोट पा रहा है। कितना पा रहा है, तो 11,628 वोट ये पा रहा है। और टोटल वोट कितने पड़े, तो देखिए टोटल वोट
आपके जो हारने वाले हैं उनका भी जोड़ा जाएगा, यानी 1148 वोट प्लस 7624 वोट, 7624 वोट प्लस 11628 वोट, यानी इतना वोट पड़ा। लेकिन उसमें से जीतने वाला कितना पाया? 11628 वोट पाया। अब कह रहा है कि ये टोटल कुल मतों का जितना भी मत पड़ा है उसका कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा। अब सभी को जोड़ लेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे जब, इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये आपका आएगा 20,400। तो 11,628 बटे ये 20,400, 20,400। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से किए थे गुणा। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, और इसको जब आप काट देंगे तो सबसे पहले देखिए इसको काट दीजिए, आप 4 से काट दीजिए, 4 से ये कट जाएगा, तो ऊपर वाला 4 से कटेगा तो ये होगा 4 दूना 8, 4 9 36, और उसके बाद 0, 4 7 28। इसको 4 से काटेंगे तो 4 51 बार में कटेगा। अब इसको हम क्या काट दें, 17 से अगर काट दें तो ये हो जाएगा 17 3 51, नहीं 3 से पहले काट देते हैं हम इसको, तो 3 से अगर काटेंगे तो 3 9 27, 3 6 18 और 3 9 27, ये 17 बार में कटेगा। फिर 17 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 17 25 85, हाँ 5 बार में, और उसके बाद से ये 17 से 7 बार में, ये यानी आंसर आपका क्या बना, 57%। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। 57% जो है कुल मतों का, ये जीतने वाला जो मत पाया है वो कुल मतों का कितना है, 57%। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 41 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि 2 उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध हैं, मतलब जितने वोट पड़े सभी वैध हैं। एक उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए वो 28,800 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर 38% वोट पा रहा है, 38% वोट पा रहा है हारने वाला, क्या हारने वाला पा रहा है 38% वोट, तो जीतने वाला कितना पाया होगा। देखिए सभी मत अगर वैध हैं तो ये अगर 38% पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जीतने वाला क्या पाया होगा, 62% वोट पाया होगा, 62% पाया होगा। क्योंकि देखिए अगर ये 38% पाया तो ये जीतने वाला क्या होगा, 62%, तभी दोनों मिला करके 100% आपके वोट होंगे। 100% ही वोट जो है आपके टोटल वैध हैं, तो यही वोट क्या हो जाएंगे, आपके कुल मत हो जाएंगे। ठीक, तो 28,000। अब कह रहा है कि जो हारने वाला है 38% पाया और जीतने वाला 62%, तो ये कितने वोटों से हार गया, हारने वाला कितने वोटों से हार गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में डिफरेंट देखेंगे कि कितना प्रतिशत का डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट कितना हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ डिफरेंट है 24% का, यानी हारने वाला जीतने वाले से 24% कम वोट पाए। ये 24% कम वोट जो है ये आपका नंबर में दिया गया है कि यह 28,800 वोट हैं। कितना, 28,800 वोट हैं, जिससे ये हार गया। हमने क्या देखा कि परसेंटेज में 24% वोट से आ रहा है, लेकिन नंबर्स में देखे तो ये 28,800 वोट से हार रहा है। तो हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि टोटल वोट होता है हमारा 100%। तो पहले हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम 28,800 में फिर एक पक्षांतर करेंगे 24 से, क्योंकि 1% का हमें मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 24 से, सॉरी ये 28 है, 28,800। अब हम इसको काट देंगे, अब इसको काटेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये कटेगा आपका 1200 बार में। कितना बार में, 1200। 24 से काट देंगे तो ये आपका बनेगा 1200 बार में। देखिए 24 से कम 24, 24 दूना 48, ये आपका 1200 आ गया। अब अगर ये 1200 आ गया तो 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 1200 गुणे आपका 100 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000। कितना हो जाएगा, 1,20,000। ये इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब, यानी टोटल मतों की संख्या कितनी थी, 1,20,000। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को कुल वैध मतों में से 4:5 के अनुपात में मत प्राप्त होते हैं। यदि 15,000 मतों में से 19% जो मत है वो अवैध हैं, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच अंतर आपको निकालना है। तो देखिए सीमा और गीता को वही जो भी वोट पड़े हैं उसमें टोटल वोटों में से जो है सबसे आपको देखिए टोटल वोट दे दिया है कि 15,000 वोट हैं, उसमें से 19% जो हैं वो अवैध हैं। अगर 19% वोट जो है अवैध हैं तो उसको हम कर लेंगे माइनस,
तो सीमा और गीता के मत पक्ष में पड़े मतों के बीच अंतर। तो देखिए यहाँ पे अनुपात जो दिया हमारा है 4:5, वो वैध मतों का है, यानी अवैध मतों से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो अवैध मतों को हम कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले सीमा और गीता का हम यहाँ निकालते हैं रेशियो। सीमा और गीता, सीमा और गीता, सीमा पा रही है 4 वोट अगर रेशियो में, तो गीता पा रही है 5 वोट। लेकिन ये कौन से वोट हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वैध वोट हैं। क्या है, वैध वोट। लेकिन वैध वोट क्या कहाँ से, देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता करने के लिए टोटल वोट कितने पड़े, 15,000, सॉरी हाँ 15,000 वोट पड़े। अब इसमें से 19% जो हैं आपके ये अवैध हैं। क्या है, 19% अवैध हैं। तो हम क्या करेंगे, 15,000 में से 15,000 का जो 19% आएगा उसको हम माइनस कर लेंगे। तो देखिए ये 00 से ये आपका 00 कट जाएगा, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 19 में 0 0 हो जाएगा, 19 25 95, 19 से कम 19 9 28, यानी 2850 वोट। ये टोटल कितने हो गए, 2850 वोट आपके हो गए अवैध। अब हम क्या करेंगे, 15,000 में से 2850 वोट क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, इसको कर लेंगे माइनस। तो हमारे बचेंगे 12,150 वोट, 12,150 वोट, ये हमारे हो गए वैध वोट। अब कह रहा है कि सीमा और गीता को वैध मतों का 4:5 वोट पड़ा है। तो यानी कि ये वैध मत टोटल रेशियो में हो जाएगा 9 5 4 9, यानी 9 रेशियो वोट टोटल हुआ। अब ये 9 रेशियो का वोट जो है ये 12,150 वोट के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान निकालेंगे। एक रेशियो का मान जब यहाँ निकालेंगे हम, तो 9 से हम इसको काट देंगे। अब 9 से काटेंगे तो ये एक बार में 9 3 12, और 9 चौक 36, यानी 9 3 27, 5 27 4 31, तो यहाँ 3 बार में कटेगा, 9 3 27, और ये 4 हो जाएगा, 9 5 45, यानी 135 0, यानी 1350 बार में ये कटेगा। अगर एक रेशियो का मान आ गया 1350, तो हमें इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों के अंतर कितना है, एक ही रेशियो का अंतर है। तो यहाँ एक रेशियो का मान हमारा क्या आ गया है, 1350। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। आशा करते हैं आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी उसको समझाने के लिए। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 43 नंबर के प्रश्न पे। 43 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले और उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। बाकी वोट अवैध थे, तो वोटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में देखिए देने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब ये है कि 2 उम्मीदवार हैं एक चुनाव में, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। एक विजेता है जो 48% वोट पा रहा है, लेकिन 48% किसका, वैध मतों का पा रहा है। लेकिन जो हार रहा है वो 34% वोट पा रहा है, और वो वैध मतों का पा रहा है। यानी हम सबसे पहले देखेंगे कि जीतने वाला कितना पा रहा है, 48% वोट। कितना, 48%। यहाँ पे हम लिख लेते हैं विनर, विनर 48% वोट पा रहा है। लेकिन लूजर जो है, लूजर पा रहा है आपका ये 34% वोट पा रहा है। कितना, 34%। और ये जो 34% वोट पा रहा है, इसको दे रहा है कि 21,000 वोटों से ये चुनाव हार गया। तो हम यहाँ देखेंगे तो परसेंटेज में कितना % वोट कम पाया है, तो 48% से 34% कितना कम है, तो 14%, यानी 14% ये वोट कम पा रहा है। लेकिन एग्जैक्ट में इसका वैल्यू जो है नंबर्स में आपका क्या दिया है, 21,000 वोटों से हार रहा है। परसेंटेज में 14% वोट से, लेकिन ये 21,000 से वोट आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 1% वोट का मान निकालेंगे। 1% वोट का मान निकालेंगे तो 1% बराबर आपका आ जाएगा, ये काट देंगे हम तो ये 1500 से कट जाएगा, 1500, यानी 1% का मान आ गया 1500। तो हमें 100% होते हैं टोटल वोट, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 100% बराबर 100 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000 वोट टोटल थे, जिसमें से आपके कुछ वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। लेकिन जो वैलिड वोट हैं उसका 48% विनर पा रहा है, 34% लूजर पा रहा है, और ये 14% वोट से हार रहा है। 14% का वैल्यू आपका दिया है 21,000। एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, फिर 100% रेशियो का मान निकाल लेंगे। ठीक, 100% का मान निकाल लेंगे। इस तरह से हम करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर के प्रश्न पे। 44 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को
वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए हैं, यानी जो वैध वोट होंगे, टोटल वोट से हमें नहीं मतलब है, यहाँ उसको कितने वोट मिल रहे हैं, वैध वोट का 75% मिल रहा है। लेकिन कह रहा है कि जितने भी वोट पड़े हैं, कुल जितने वोट पड़े हैं उसका 20% इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गया। अब 20% अवैध घोषित हो गया तो बचा 80%। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है कि कुल वोटों की संख्या जो है वो 5,60,000 है। कितना? 5,60,000 है। जब कुल वोट 5,60,000 है तो उसके बाद कह रहा है कि जो उम्मीदवार है उसके पक्ष में जितने वोट वैध वोट पड़े हैं उसकी संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टोटल वोट, कुल वोट कितने पड़े हैं इसको निकाल लेते हैं। तो कुल मत या कुल वोट कितने पड़े हैं, कुल वोट पड़े हैं 5,60,000, 5,60,000 ये पड़े हैं हमारे कुल वोट। अब उसकी बात कह रहा है कि इसमें से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो 5,60,000 माइनस हम क्या करेंगे, 5,60,000 माइनस इसका 20%, इसका 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। तो हम क्या करेंगे, 5,60,000 का 1/5 निकाल लेंगे और इसको हम ये 5,60,000 में से घटा देंगे तो वो हमारे कितने हो जाएंगे टोटल वैध वोट। क्योंकि देखिए 20% हमारे क्या वोट हो रहे हैं, अवैध, 20% अवैध हो रहे हैं। तो 20% वोटों को हम टोटल वोटों में से, मतलब कुल वोट में से 20% जो अवैध हुए उनको घटा लेंगे तो हमें वैध मतों की संख्या मिल जाएगी। तो हम 5,60,000 माइनस इसका 1/5 करेंगे। तो अब इसका 1/5 करेंगे तो हमें इसका 1/5 निकालना होगा। तो ये आ जाएगा आपका, देखिए इसको हम काट देंगे तो 5,60,000 माइनस ये 5 से एक बार में, 5 से एक बार में, ये 2 बार में और ये आपका 3 जीरो हो जाएगा। इसको जब आप घटा देंगे, देखिए 1,12,000 हो जाएगा और 1,56,000 5,60,000 में से 1,12,000 घटा देंगे तो आपका ये हो जाएगा 4,48,000। कितना हो जाएगा, 4,48,000। ये आपका मान प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा टोटल वैध वोट। टोटल क्या हो गया, वैध वोट। अब हमें कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है, उम्मीदवार है, वो कितना पा रहा है, वैध मतों का 75%। 75% का मतलब हम 75/100 लिख सकते हैं। देखिए ये आपको समझाने के लिए 75/100, नहीं तो हम सीधे क्या लिखते, 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है आपका 3/4, या सीधे डायरेक्ट इसका 3/4 हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं, 25 × 75, 25 × 100, यानी 4,48,000। 4,48,000 का हम क्या निकालेंगे, 3/4। तो अब इसको हम 4 से काट देंगे, 4 से काटेंगे तो आपका ये कट जाएगा 1,12,000। 1,12,000 बार में कटेगा तो 1,12,000 इतनी बार में कटेगा। और ये गुणे हम अगर 3 कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3 जीरो और 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम, ये आपका हो जाएगा 3,36,000। यानी उसको टोटल, जो उम्मीदवार है उसको टोटल वैध वोटों के 75% यानी कितना वोट मिल गए, 3,36,000 वोट मिल गए। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा 45 नंबर का, ये अगला टाइप का होगा हमारा। तो आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 625 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 45 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा है, बोर्ड की परीक्षा है, जिसमें कुल परीक्षार्थी जो है उसमें से 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं। कितने, 75% आपके हो रहे हैं पास। उत्तीर्ण का मतलब हो रहे हैं पास यानी उत्तीर्ण। अगर 75% उत्तीर्ण हो गए तो कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए होंगे यानी कि फेल हुए होंगे, तो ये होंगे 25%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुत्तीर्ण। 25% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण। लेकिन देखिए यहाँ 75% दिया है फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में, लेकिन अनुत्तीर्णों की संख्या जो दी है वो आपकी संख्या दी है, परसेंटेज में ना दी है। यानी 25% की वैल्यू क्या दे दी है, ये 625 दे दी है। तो 1% की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये 25 से कटेगा 25 बार में। अब पूछ रहा है कि टोटल परीक्षार्थियों की संख्या। तो 1% बराबर अगर 25 तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 2500 विद्यार्थी थे जिसमें से 75% आपके पास हुए और 25% फेल। तो 25% की वैल्यू हमारा दे रखा है 625, तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है जो कि हो जाएगी 2500। टोटल कितने विद्यार्थी होंगे, 2500। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 46 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। यानी कोई छात्र है, उसको पास होने के लिए अधिकतम जितने अंक चाहिए उसका जो है अधिकतम अंक, मतलब कि एक पूर्णांक जो होता है, मान लीजिए कोई परीक्षा है उसमें 100 नंबर की परीक्षा आपकी होनी है, तो अधिकतम अंक यही होगा कि वो 100 में 100 पा जाए, इससे ज़्यादा तो पा नहीं सकता अगर 100 नंबर का पेपर है। तो वही कह रहा है कि अधिकतम अंक का 35%, यानी कि इसमें 35 नंबर आपको लाना होगा। तो जो भी नंबर रहा होगा, ये हमें पता नहीं है कि 100 नंबर, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि 100 नंबर का है, लेकिन अधिकतम जो भी नंबर रहा होगा उसका 35% उसको पास होने के लिए लाना होगा, ये कह रहा है कि प्राप्त करना होगा। लेकिन एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए, उसने 70 नंबर प्राप्त किए, लेकिन वह 70 नंबर से फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक, तो हमने क्या कहा कि ये 100 नंबर तो हमने माना था, लेकिन ये 100 नंबर है नहीं। वो कह रहा है कि ये हमें पता नहीं है कि अधिकतम नंबर यानी पूर्णांक कितना है, लेकिन हमें यही पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? कह रहा है कि एक लड़का 70 नंबर प्राप्त कर रहा है, यानी 70 नंबर पा रहा है, यानी ये लिख देते हैं कि इसने 70 नंबर गेन किए, लेकिन वो फेल कितने नंबर से हुआ? 70 नंबर से ही फेल हो गया, 70 नंबर से ही फेल हो गया। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसको अगर 70 नंबर पा रहा है और 70 नंबर से फेल हो रहा है, यानी कि वो 140 नंबर उसको पाना चाहिए। 144 नंबर अगर वो पाता, क्योंकि 70 पाया, 70 से फेल हुआ, 70 और पा जाता तो टोटल नंबर उसके कितने हो जाते हैं? 140। अगर 140 नंबर पाता तब वो क्या होता? पास होता, न कि अधिकतम अंक पाता, वो पास होता। पास होता का मतलब ये है कि वो 35% अंक प्राप्त कर लेता। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कोई लड़का है वो 70 नंबर पा रहा है और 70 नंबर से फेल हो रहा है, तो यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि उसको पास होने के लिए मिनिमम 35% अंक चाहिए। तो अगर 70 नंबर पा रहा है और 70 नंबर से फेल हो रहा है, तो 70 नंबर अगर वो और पा जाता, यानी 140 नंबर पाता, तो वो 35% अंक पा जाता, क्योंकि वो पास हो जाता। अब पूछ रहा है कि 100% क्या, मतलब अधिकतम अंक क्या है? तो 35% बराबर अगर आपका 140 है, तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, तो यानी 140 बटे कर देंगे 35, इसको काट देंगे 7 से 5 बार में, ये कटेगा 7 से 20 बार में, और ये हो जाएगा 4। 1% की वैल्यू आपका हो गया क्या? 4। तो हमें 100%, जो भी अधिकतम अंक होगा वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 400। यानी अधिकतम अंक कितने हैं? 400 हैं। 400 में अगर 35% अंक वो पाएगा तो पास होगा, तो हम 400 का अगर 35% निकाल के चेक भी कर सकते हैं, वो आपका 140 ही आएगा। देखिए यहाँ पे हम चेक करके दिखा देते हैं, 400 का 35/100, इसको देखिए डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 35 दूना 70, 140, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। तो यानी अधिकतम अंक क्या हो गए? 400। यही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है। आइए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 47 नंबर के प्रश्न पे। 47 नंबर के प्रश्न में आपको कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते तो उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 70 अधिक होते, तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? देखिए प्रश्न तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और जोड़ दिया है। जोड़ क्या दिया है? कह रहा है कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 24% अगर अंक मिल रहे हैं तो 56 नंबर से वो क्या होता है? फेल हो जाता है। लेकिन अगर वो 60% अंक पा जाता है, तो जो उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए उससे क्या वो कितना ज़्यादा पा रहा है? 70 नंबर ज़्यादा पा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर 24% अंक पा रहे हैं, 24% अंक अगर उसको मिले तो वो 56 नंबर से क्या हो गया? फेल। यानी कि 56 नंबर उसको और मिल जाते तो हो जाता पास। लेकिन कह रहा है कि जब वो 60% अंक पाता है, 60% अंक पाता है, तो वो कितने नंबर से ज़्यादा हो जाते, मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे वो 70 नंबर ज़्यादा हैं। यानी पास होने के लिए जो नंबर चाहिए थे उसको, उससे वो 70 नंबर क्या हो गया? ज़्यादा। तो अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि 24 और 60 के बीच में अंतर कितना है, इसको हम निकालेंगे। क्योंकि 24 और 60 के बीच में जो अंतर है तो वही 70 और 56 के बीच जो डिफरेंट होगा उसके बराबर होगा। कैसे होगा दिखा देते हैं। तो देखिए 24 और 60 के बीच अंतर हमारा कितना का आएगा? ये आएगा 36%। 36% का अंतर है।
ये 24 से लेकर के 60 तक जाने में 36% ज़्यादा नंबर मतलब अंक पाया। ये 36% जो ज़्यादा अंक है, पहले तो वो 56 नंबर से फेल हो रहा था, मतलब 56% और उसको चाहिए होते तो वो पास हो जाता। जैसे 24% पाया तो 56 नंबर से फेल हो रहा है, यानी जो है 56 नंबर और पाता तो ये पास हो जाता। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 70 नंबर ये ज़्यादा हो रहा है, तो दोनों के बीच डिफरेंट कितना होगा। डिफरेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 56 और 70 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि देखिए 36% जो डिफरेंट यहाँ आ रहा है ये पहले कम था। यहाँ आपको ये समझना होगा कि 24% पाने के बाद वो 56 नंबर से फेल हो रहा है, यानी 56 नंबर कम है। लेकिन यहाँ कितने हो गए, 70 नंबर ज़्यादा हो गए, यानी दोनों के बीच डिफरेंट कितना का आ गया, ये अगर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 126। दोनों के बीच कितना जब आ गया, 36% बराबर आ गया आपका 126। अब इसको जब हम काट देंगे तो 1% का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 1% बराबर, देखिए 1% निकालने के बजाय हमें आसानी होगी कि हम इसको पहले 6 से काट दें, 6%, और ये 6 से 2 बार में, ये 6 से, यानी 6% बराबर 21। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2% का मान, 2% यानी 3 से काट देंगे तो ये 7 हो जाएगा। अब हमें 2% का मान मिल गया 7%, तो हमें 100% निकालना है, तो यहाँ हम 50 से गुणा कर देते हैं तो 100 हो जाएगा। यहाँ से 50 का गुणा किए तो यहाँ भी 50 से, तो यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 350। यानी उसका अधिकतम अंक कितना है, 350 नंबर। उसमें से अगर वो 24% अंक पाता है तो 56 नंबर से फेल होगा, लेकिन अगर 60% पाएगा तो 70 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 1% का मान निकालेंगे। 1% का मान अगर मिल गया तो यहाँ 1% का निकालना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। उसके बाद हम 100% का मान निकालेंगे। यही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर का। 48 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% जो है प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी जो है अंग्रेजी में असफल होते हैं, यानी कि फेल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी जो है दोनों विषयों में सफल होंगे। यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे हमें वेन डायग्राम बनाना होगा, वेन आरेख बनाएंगे। पहले कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी जो है वो गणित में, तो पहले हम यहाँ वेन डायग्राम एक बनाएंगे, ये होगा हमारा गणित का। और फिर एक वेन डायग्राम बनाएंगे, ये होगा हमारा अंग्रेजी का, अंग्रेजी। अब हम भरेंगे इसमें डाटा जो दिया गया है। ये गणित हो गया और ये अंग्रेजी। अब कह रहा है कि 34% गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल होते हैं और 20% दोनों में। तो सबसे पहले हम कॉमन भरते हैं, जो 20% दोनों में है फेल हुए, पहले हम उसको भरेंगे। तो हम यहाँ भर लेते हैं 20%। दोनों में क्या है, ये दोनों का है, देखिए गणित का भी है और इंग्लिश का भी है। इसमें कितने फेल हो रहे हैं, 20%। फिर कह रहा है कि गणित में हो रहे हैं 34% फेल। तो ये देखिए गणित में ये जो 20% है ये गणित में भी फेल हो रहे हैं। तो गणित में जो टोटल 34% है उसी में से 20% तो यहाँ पे आएंगे, यानी कि 20% हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये 20% जो है गणित में और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। तो 20% में क्या आपके गणित के भी फेल हुए होंगे और 20% आपके अंग्रेजी के भी फेल होंगे। तो 20% हमने यहाँ लिख रखा है, तो केवल और केवल गणित में फेल होने वाले की संख्या क्या होगी, 14%। देखिए इसको हम यहाँ साफ साफ लिख देते हैं, 14%। कैसे होगा, देखिए टोटल गणित में फेल होने वाले कितने हैं, 34%। तो जो कॉमन है अंग्रेजी और गणित में फेल होने वाले वो है 20%, तो बचे कितने, 14%, तभी मिला के होगा आपका 34%। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 42% आपके अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। अगर 42% जो है आपके इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, तो हमने इंग्लिश में 20% यहाँ लिख रखा है कि 20% जो है वो इंग्लिश में भी हैं और गणित में भी हैं। तो 20% जो है इंग्लिश के यहाँ लिख चुके हैं, तो बचे कितने, 22%। तो हम यहाँ भर लेंगे 22%। अब देखिए कह रहा है कि प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल, तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। तो हमें यहाँ देखना है कि दोनों विषयों में कितने सफल हुए, ये पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे क्या कि कितने प्रतिशत असफल हुए। तो दोनों विषय देखिए अंग्रेजी और गणित का ये टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुए, तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, यानी 14%
प्लस 20% प्लस 22%, यानी टोटल कितना हो गया, ये टोटल जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा ये 56%। यानी 56% जो विद्यार्थी हैं दोनों विषयों को मिला करके ये हो रहे हैं असफल यानी कि फेल। तो 56% अगर फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पास होने वाले कितने होंगे, 44%। इस प्रश्न को करते हैं इस तरह से सॉल्व। देखिए अगर इतना नहीं आपको क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक से आपको ये समझाया है। वेन डायग्राम के प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं और आपको बहुत ही सावधानी से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉमन टर्म को आपको लिखना होता है। आइए अगला प्रश्न भी इसी पे आधारित है, उसको भी देख लेते हैं, जो भी बचा कुचा होगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। 49 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी जो हैं वो इंग्लिश में और 80% प्रतियोगी क्या है, गणित में सफल होते हैं। 10% दोनों विषयों में क्या होते हैं, असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल प्रतियोगी की संख्या हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% जो प्रतियोगी हैं वो इंग्लिश में और 80% जो है वो गणित में सफल होते हैं, लेकिन जो 10% है वो दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 84 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो कुल प्रतियोगी की संख्या हमें बताना है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, सफल होने का जो वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपके प्रश्न नहीं हो पाएंगे सॉल्व आपसे। क्यों नहीं हो पाएंगे, देखिए अगर आप सफल का बनाएंगे तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म दिया है कि 10% दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं तो वहाँ पे आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर देखिए कॉमन टर्म जो दिया है वो दिया है असफल का, पहले हम बनाएंगे यहाँ पे वेन डायग्राम। एक हमारा सब्जेक्ट कौन सा होगा, एक होगा गणित और दूसरा होगा हमारा अंग्रेजी। पहले दिया है अंग्रेजी तो हम यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी, और एक हमारा दिया है गणित, हम यहाँ पे लिख देते हैं गणित। ये गणित वाले विद्यार्थी हैं, ये अंग्रेजी वाले। अब यहाँ पे 10% दिया है असफल होने का, तो हमने सबसे पहले आपसे क्या कहा कि हम सबसे पहले भरते हैं कॉमन टर्म को। यहाँ पे क्या भराएगा, 10%। 10% दोनों ये क्या हैं, असफल हैं, सफल नहीं, यहाँ असफल का दिया है असफल। उसके बाद कह रहा है कि 80%, 70% अंग्रेजी में सफल होते हैं, तो 70% अगर अंग्रेजी में सफल हो गए तो असफल कितने होंगे, 30%। बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर 70% सफल हो रहे हैं तो 30% असफल होंगे। अगर 30% असफल हो रहे हैं और उसमें से 10% हम यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20%। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए 10% जो कॉमन में हम क्या लिख चुके हैं, 10% असफल है हम यहाँ लिख चुके हैं, और 30% टोटल अंग्रेजी में असफल हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना लिखाएगा, 20%। फिर आगे कह रहा है कि 80% जो है वो गणित में सफल होते हैं, तो 20% क्या होंगे, असफल होंगे। अगर 20% असफल होंगे तो 10% हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो 10% और क्या होंगे, यहाँ लिखाएंगे। अब टोटल असफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें यहाँ मिल गई, प्रतिशत मिल गया 20%, 10% और 10%, यानी टोटल कितने हो गए, 40% हमें असफल प्राप्त हो गए हैं, असफल विद्यार्थी हैं। 40% अगर असफल हैं तो कितने बचे, 60% सफल होंगे, 60% क्या होंगे, सफल होंगे। और यही 60% का मान हमें देखिए क्या दे रखा है कि 60% जो है वो 84 है। क्या दिया है, 84% जो प्रतियोगी हैं वो सफल होते हैं, यानी 60% का मान हमें क्या दे रखा है, 84। तो 1% का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, 84/60। ये 84/60 हम निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है 100% का मान, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 84/60 गुणे में 100। इसको कैलकुलेट कर देंगे, ये देखिए ये कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा 14 बार में, 14×4 = 84, और ये 0 बचा है आपका, यानी टोटल क्या हो जाएगी 100% 140। टोटल क्या पूछ रहा था आपसे, कुल कितने प्रतियोगी हैं, तो कितने 100% यानी 140 प्रतियोगी आपके हो जाएंगे। यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए हमें यहाँ पकड़ना था कि टोटल कितने विद्यार्थी, कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है असफल हो रहे हैं। 10% असफल दिया है तो हम ये जो डाटा निकालेंगे ये असफल का निकालेंगे, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सफल का। तो सफल का अगर दिया है तो असफल का हम आसानी से निकाल लेंगे, उसके बाद हम तुलना करके इस तरह से मान निकाल लेंगे।
अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 50 नंबर के प्रश्न पे। 50 नंबर के प्रश्न में कह रहा है आपसे कि एक छात्र को अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त होते हैं, यानी जो भी मैक्सिमम यानी पूर्णांक रहा होगा उसका 60% अंक क्या होगा प्राप्त कर रहा है। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से, यानी मान लीजिए कोई भी एक पासिंग मार्क रहा होगा, उससे वो 50% अधिक अंक प्राप्त करता है, 50% अंक जो है उसको अधिक प्राप्त होते हैं। फिर उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कि वो 60% अंक जो है अधिकतम अंक के, किसके, अधिकतम अंक के 60% अंक प्राप्त करता है। 60% का हम पहले निकालेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, 20 तियाँ 60, 20 पच्चे में 100, यानी कि अधिकतम अंक उसके, हम देखिए जिसके साथ से लगा होता है वो होता है हमारा नीचे। ये हम आपको बता चुके हैं कि 60% जो है अंक एक छात्र को अधिकतम अंक के, तो अधिकतम अंक के जिसके साथ के का या से लगा होता है वो सब होता है हमारे नीचे, यानी अधिकतम अंक के, तो ये हमारा क्या होगा, अधिकतम अंक होगा, ये हो जाएगा अधिकतम अंक। और उसका कितना, 60%, उसका 60% क्या होगा 3, यानी 3 नंबर वो क्या करता है, प्राप्त करता है। ये रेशियो में सभी वैल्यू हैं, इतना ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि 60% वह अधिकतम अंक का 60% प्राप्त करता है। उसके बाद उसे उत्तीर्ण अंक से, यानी कुछ उत्तीर्ण अंक चाहिए होंगे, उससे उसको क्या है 50% अंक प्राप्त अधिक होते हैं, 50% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, यानी 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2, यानी अधिक पास होने वाले जो नंबर से उसको 50% अधिक, तो ये क्या हो जाएगा, पास होने वाला अंक हो जाएगा। जी जो नीचे होता है उसी से तुलना किया जाता है, तो ये पास होने के लिए अंक, होने के लिए अंक, यानी पास होने के लिए उसको 2 नंबर चाहिए थे, लेकिन इससे क्या 50% अधिक, यानी 1 नंबर अधिक, पा गया कितना 3 नंबर। अब देखिए प्राप्त कितना किया 3 नंबर। अब हमारा रेशियो क्या बन रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, यहाँ पे मिला 5, ठीक है, ये मैक्सिमम नंबर है। फिर उसको कितने चाहिए थे पास होने के लिए, 2 नंबर, पासिंग मार्क, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पासिंग मार्क। पासिंग मार्क कितना है 2, लेकिन उसने गेन कितने किए, यानी प्राप्त कितना नंबर किया 3 नंबर। देखिए यहाँ भी इस कंडीशन में भी 3 नंबर प्राप्त करा है, इस कंडीशन में भी 3 नंबर प्राप्त करा है, यानी रेशियो हमारा क्या है, सेम है। अब हमारा ये रेशियो बन गया, मैक्सिमम नंबर उसको चाहिए थे 5, पासिंग मार्क चाहिए थे 2, और प्राप्त कितना किया 3। अब प्रश्न पे आते हैं, वहाँ पे कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले अंक अधिकतम अंकों के कितने प्रतिशत, उत्तीर्ण होने वाले पासिंग मार्क कितना है 2, तो ये कह रहा है कि 2 अधिकतम अंक के कितने प्रतिशत है, तो अधिकतम अंक के कितने प्रतिशत है, तो अधिकतम अंक होगा हमारा नीचे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 100 से गुणा, और ये 5 से काट देंगे तो 20 बार में, ये 20 दूना 40, यानी जो पासिंग मार्क है वो अधिकतम नंबर के कितना है 40%, यानी 40% नंबर लाता तो वो पास होता, लेकिन वो 60% नंबर लाया, तो हमारा कितना हो गया 3। इस तरह से करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व। देखिए 35 से लेकर के, मतलब 35 के बाद 36 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्व किए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ये वीडियो हमारा यहीं पे होगा ख़त्म, इसके आगे अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।